अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बारिश की रफ्तार ख़तरनाक हद तक तेज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से चारों तरफ सफ़ेद धुंध सी छा गई थी, जिससे करीब की चीज़ भी आंखों से सुझाई नहीं देती थी। इसी तरह बादलों और बिजलियों के मिलाप से जो आवाज़ पैदा हो रही थी, वो इस काली भयानक रात को और भी भयानक बना रही थी। कभी कभी बिजली की चमक से ईसापुर बस्ती की इमारतें और कब्रिस्तान के गुंबद कुछ लम्हों के लिए दिखाई पड़ जाते थे। ईसापुर गांव के बाहरी हिस्से में कब्रिस्तान था, जहां लोग अपने मुर्दों को दफन करते थे। कब्रिस्तान के एक तरफ गोरकन के लिए छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जो कि गोरकन के मरने के बाद करीब 1 साल से खाली पड़ी थी। गांव में दाखिल होने के लिए कब्रिस्तान से होते हुए ही जाना पड़ता था। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वही भयानक रात को 2 अजनबी साइकिल सवार अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। उन्हें ईसापुर पहुंचना था, मगर बारिश में बुरी तरह से भीगे हुए होने की वजह से उनकी रफ्तार काफ़ी सुस्त थी। राकेश, अगर शाम से पहले निकलते तो हमें मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है। करीब में ठहरने के लिए कोई जगह भी नज़र नहीं आ रही। तुम तो अभी से हिम्मत हारने लगे रमेश। हिम्मत से काम लो, अपने को अब जाना ही कितनी दूर है। इतने में बिजली चमकी तो थोड़ी देर के लिए सारा माहौल रोशनी में नहा गया। वो देखो राकेश, शायद वहाँ कोई झोपड़ी है। चलो वहीं चलते हैं। उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मौत उन्हें गले लगाने के लिए तड़प रही है। चलो राकेश, यहाँ बारिश से तो बचाव हो रहा है। यहाँ शायद कोई रहता नहीं है। इधर उधर मकड़ियों ने जाले तैयार रखे हैं। वो लोग झोपड़ी में ज़मीन पर बैठे हुए बात कर रहे थे। एक अजीब सी खुशबू माहौल पर छा रही थी, भीनी भीनी खुशबू, जैसे कहीं लोबान जलाया जा रहा हो। रमेश, मैं अपना सर कुछ भारी भारी सा महसूस कर रहा हूँ। इस खुशबू से मुझ पर बेहोशी सी छा रही है। मैं अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। रमेश, क्या तुम जाग? मगर रमेश तो पहले ही बेहोश हो चुका था और राकेश भी अपने होश खो चुका था। सवेरे का उजाला चारों तरफ फैल चुका था और लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था, और 2 अजनबी लाशें उनका स्वागत कर रही थीं, जिनके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया था, जिससे उनके जिस्म सफ़ेद पड़ गए थे। लाशें पुलिस कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गईं, और इस तरह यहाँ से वो खूनी ड्रामा शुरू हो गया जिसने आगे कई इंसानों की जानें ली। दूसरे दिन 3 लाशें गोरकन की झोपड़ी से फिर बरामद हुईं। उनके जिस्म की सफ़ेद रंगत इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके जिस्म से भी सारा खून निचोड़ लिया गया था। हर दूसरे दिन खून निचोड़ी लाशें मिलना एक मामूल बन गया। जब लाशों की गिनती 15 तक पहुंच गई तो पुलिस को भी चौकन्ना हो जाना पड़ा। DYSP वर्मा ने इंस्पेक्टरों की मीटिंग बुलाई और आखिर में इस केस को हल करने के लिए इंस्पेक्टर शर्मा को मुकर्रर किया गया। ये आज तक की रिपोर्ट है जो इस फाइल में है। हालांकि रिपोर्ट अधूरी है, तब भी थोड़ी बहुत जो भी जानकारी इस फाइल में है, तुम्हें इसी जानकारी के ज़रिए कातिल तलाश करना है। तुम इस फाइल को अच्छी तरह पढ़ लो। तुम्हें और कुछ कहना है? DYSP वर्मा ने पूछा। सर, मगर इस तरह के मामलों में पुलिस क्या कर सकती है? ये तो किसी शैतान का काम मालूम होता है, जिस पर न बंदूक की गोली का असर होता है और न कोई दूसरे हथियार का। नहीं इंस्पेक्टर शर्मा, ये काम शैतान का या कोई ऐसी आत्मा का भी हो सकता है, और किसी इंसान रूपी भेड़िए का भी। तुम्हें वो भेड़िया तलाश करना होगा। अगर तुमने होशियारी से काम किया तो हो सकता है कामयाबी का सेहरा तुम्हारे ही सर बंधे। DSP वर्मा ने कहा। ओके सर, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इंस्पेक्टर शर्मा सलूट मारकर बाहर निकल गया। उसी रात करीब 9 बजे
इंस्पेक्टर शर्मा 2 कांस्टेबलों के साथ उस जगह की तरफ रवाना हो गया जहां खून निचोड़ी हुई लाशें पाई गई थीं। चांद की चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। चारों तरफ एक गहरी और रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। पूरी बस्ती नींद में डूबी हुई थी। रास्ते सुनसान हो चुके थे और माहौल पर एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ अगर वहां पर किसी का वजूद था तो इंस्पेक्टर शर्मा और 2 कांस्टेबलों का, जिनके बूटों की आवाज़ कभी कभी उस रहस्यमयी खामोशी को तोड़ देती थी। करीब 12 बजे गश्त लगाकर तीनों थक हारकर गोरकन की झोपड़ी में आराम करने की नीयत से बैठ गए। चांद बादलों की ओट में गायब हो चुका था, जिससे चारों तरफ अंधेरा फैल गया था और वही रहस्यमयी भीनी भीनी खुशबू माहौल पर छाती जा रही थी, जो मौत का पैगाम साबित हो रही थी। धीरे धीरे खुशबू का असर इंस्पेक्टर शर्मा और कांस्टेबलों पर होने लगा। उनके सर भारी महसूस होने लगे। उन लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन पर बेहोशी छाने लगी और फिर उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। दूसरे दिन इंस्पेक्टर शर्मा और कांस्टेबलों की लाशों से पूरी बस्ती में सनसनी फैल गई। उन लाशों का भी खून निचोड़ा गया था। ये मामला काफ़ी संगीन था और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खुला चैलेंज था। इधर डीएसपी वर्मा ने अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर रवि को बुलाया। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? इंस्पेक्टर रवि ने इजाज़त मांगी। हाँ, चले आओ। इंस्पेक्टर रवि, आज की 3 मौतें हमारे लिए चैलेंज है। बस्ती में भी इन लाशों से काफ़ी सनसनी फैल चुकी है। लोगों में दहशत है कि ये सिलसिला पूरी बस्ती को निगल जाएगा और अब हमें पूरी मुस्तैदी से कातिल को तलाश करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये केस तुम अपने हाथ में ले लो। इसके लिए तुम्हें होशियारी के साथ साथ दिमाग को पूरी तरह से खुला रखना होगा। तुम चाहो तो इंस्पेक्टर खान को भी साथ रख लो। तुम्हें डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मदद चाहिए मिल सकती है। और ये इससे पहले की लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसको पढ़ लेना। तुम्हें और कुछ कहना है? डीएसपी वर्मा ने पूछा। नो सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि केस जल्द से जल्द हल कर सकूं, इंस्पेक्टर रवि ने कहा। हाँ, और एक बात, उस गोरकन की झोपड़ी से ज़रा बच कर रहना। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वही झोपड़ी मौत की पहली सीढ़ी साबित होती है, वर्मा साहब ने कहा। इंस्पेक्टर खान, तुमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पढ़ ली होंगी, रवि ने पूछा। हाँ रवि, डॉक्टर ने लिखा है कि मौत की वजह समझ में नहीं आती। गर्दन के पास तो गहरे निशान हैं, जो किसी के नुकीले दांतों के हैं, जो किसी खूनी भेड़िए के हो सकते हैं, जिसके मुंह को इंसान के खून का मज़ा लग गया है। खैर, आज की रात तैयार रहना, इंस्पेक्टर रवि ने कहा। रात के 12 बजे का वक्त। हर तरफ मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। चांद भी बादलों की ओट में छुप गया था, जिससे अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था। ऐसे में किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरकर माहौल को और भी भयानक बना दे रही थी। इंस्पेक्टर रवि और इंस्पेक्टर खान 3 कांस्टेबलों के साथ कब्रिस्तान के चारों तरफ गश्त लगा रहे थे। उन्हें कोई नई बात नज़र नहीं आई। रात की स्याही और भी गहरी हो गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा खामोशी थी। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था, मगर इंस्पेक्टर रवि को चौकन्ना हो जाना पड़ा। किसी के चलने की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। सूखे पत्तों पर चलने से एक अजीब तरह की आवाज़ पैदा हो रही थी। वो एक काला साया था जो एक ताज़ा कब्र के पास आकर रुका और कुदाल से वो कब्र खोदने लगा। कब्र ताज़ा होने की वजह से जल्द खुद गई। कब्र खोदने के बाद उस साये ने ताबूत बाहर निकाला, जिसमें आज ही की दफन की गई लाश थी। उसने लाश की गर्दन से अपना मुंह लगा दिया। इंस्पेक्टर रवि ने टॉर्च की रोशनी उधर फेंकी। टॉर्च से निकली तेज़ रोशनी कब्र के ऊपर शहतीर जैसे फैल गई और इंस्पेक्टर ने रोशनी के दायरे में और इंस्पेक्टर ने रोशनी के घेरे में जो नज़ारा देखा वो उसका खून पानी कर देने के लिए काफ़ी था। एक खौफनाक शक्ल का इंसानी भेड़िया
लाश से खून पी रहा था। रोशनी पड़ते ही वो चौंक पड़ा और अंधेरे में एक तरफ भागा। इंस्पेक्टर रवि ने उसके पैरों पर फायर किया। हल्की सी आवाज़ सी सुनी, मगर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि साया जख्मी हुआ है। इतने में इंस्पेक्टर खान भी आ चुका था। दोनों ने उसी साये का पीछा करना शुरू किया। आगे चलकर उन्हें एक पुराने इमारत के खंडर नजर आए। वही साया उन्हें वहां फिर नजर आया। इंस्पेक्टर खान ने लगातार 3 फायर किए। गोलियां निशाने पर लगी थीं। उन्होंने साये को खंडर के पास गिरते देखा। जब दोनों इंस्पेक्टर करीब पहुंचे तो वो साया दम तोड़ रहा था। तब भी उसमें अभी काफ़ी जान थी। इंस्पेक्टर रवि ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। वो एक भयानक शक्ल थी, जिसके मुंह के दोनों तरफ बड़े बड़े 2 नुकीले दांत निकल आए थे और होंठ खून से सने हुए थे, जो कि अब पपड़ी की तरह हो चुके थे। तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। तुम सब कुछ सच सच बता दो कि तुम कौन हो। इंस्पेक्टर रवि ने उससे पूछा। हाँ इंस्पेक्टर, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। आज तक जितनी भी लाशें तुमने पाई हैं, उन सब का खून मैंने पिया था। इंस्पेक्टर, मैं खून पिए बगैर नहीं रह सकता था। इसीलिए खून पीने के लिए मैं लोगों को मार दिया करता था। मैंने सोचा ये सब राज ही रहेगा, मगर आज मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरा नाम रुस्तम है। मेरे वालिद कसाई घर में बकरे ज़बह करने का काम करते थे। मुझे खून पीने की आदत कैसे पड़ी, ये एक लंबी कहानी है। इंस्पेक्टर, तब भी मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ। मेरे वालिद कसाई घर में बकरे ज़बह करने का काम करते थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। मैं भी अपने वालिद के साथ कभी कभी कसाई घर जाया करता था। वालिद को बकरे ज़बह करते देखता। ये सब मुझे बड़ा अजीब सा लगता। बकरे की गर्दन से उबलता हुआ गरम गरम लाल लाल खून देखकर मुझे बेहद खुशी का एहसास होता। वालिद के वहाँ से हटते ही मैं उस उबलते खून में अपने दोनों हाथ डुबोया करता था। ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे मैंने गर्दन से मुंह लगाकर खून भी पीना शुरू किया, जो मेरा रूटीन बन गया। 18 साल तक यही सिलसिला जारी रहा। ये सब वालिद को मालूम नहीं था, मगर एक दिन उन्हें इस बात का पता चल ही गया और उस दिन से मेरा कसाई घर जाना बंद हो गया। इंस्पेक्टर, उसके बाद मुझ पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी, मगर मैं खून पीने का आदी बन चुका था। मैं खून पिए बगैर नहीं रह सकता था। धीरे धीरे सबकी नज़रों से बचकर मैंने घर के पालतू खरगोशों का खून पीना शुरू किया। उनकी गिनती घटने लगी और ये भी घटती हुई खरगोशों की गिनती से घर के लोगों को मुझ पर फिर शक हुआ और एक रात खरगोश का खून पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब मुझ पर पहले से भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाने लगी, मगर जिस तरह एक शराबी शराब पिए बगैर नहीं रह सकता, उसी तरह मैं भी खून पिए बगैर नहीं रह सकता था। इसलिए मैं घर की चारदीवारी से भाग निकला और इस खंडहर में आकर बस गया, जिसका सिर्फ एक कमरा अच्छी हालत में है। उस कमरे को मैंने अपना घर बनाया। आह इंस्पेक्टर, अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मुझे अब जीने की कोई ख्वाहिश भी नहीं। मुझ जैसे पापी को जीने का कोई हक भी तो नहीं है। आह इंस्पेक्टर, तुम्हें मेरे कमरे में एक डायरी मिलेगी जिसमें मैंने आज तक के पूरे हालात लिखे हैं। बस इंस्पेक्टर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मुझे जब दफनाया जाए तो मेरे गले में क्रॉस डालना मत भूलना। अच्छा, अलविदा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रवि, ये तो मर गया, इंस्पेक्टर खान ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर खान, आज एक वैम्पायर का खात्मा हुआ है। कम से कम लोग चैन की नींद सोएंगे, इंस्पेक्टर रवि ने जवाब दिया। रात का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी और हवा के झोंके एक गीत की तरह फिजा में गूंज रहे थे।
ये सुबह ईसापुर वालों के लिए खुशी का पैगाम लाई थी। आज एक वैम्पायर का खात्मा हुआ था। एक खूनी प्यासे से लोगों को छुटकारा मिला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।